नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। जैसा कि पहले से हम लोग केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में जो भी आपके बीच वीडियो गई है, जहां तक जानकारी मैं दिया हूं वो चीज़ को आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। अब हम लोग पेज नंबर 15 जो आपकी बुक एनसीईआरटी है उस बुक को अध्ययन करेंगे, क्योंकि बुक के एक एक बारीकी से अध्ययन करने से ही हम लोग को कुछ जानकारियाँ अधिक हासिल होगी और हम लोग के बीच परीक्षा में क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा। यदि हम लोग बुक को छोड़ देते हैं तो हम लोग के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि बुक के ही आधार पर पेपर बनते हैं और बुक के ही आधार पर कंसेप्ट और पेपर तैयार किए जाते हैं। तो हम लोग ऐसा नहीं कि केवल वीवीआई क्वेश्चन को मार लेने से होगा। अगर क्वेश्चन नहीं फंसा तो फिर आपके लिए दिक्कत होगा, इसलिए बुकों का अध्ययन बहुत ज़रूरी है। बुक के अध्ययन के ही आधार पर सब कुछ अध्ययन आपके लाभप्रद होगा। तो जैसा कि पहले पेज नंबर 15 में आपके बीच दिया हुआ है, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। पेज नंबर 15 में आपके बीच क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ। जैसा कि लिखा गया है कि जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है, यहाँ पर लिखा है कॉपर सल्फेट के विलयन, लोहा के कील। तो लोहा के कील के मतलब आप समझते होंगे। लोहा का कील के मतलब होता क्या है। लोहा के कील के मतलब होता है कांटी, एक प्रकार से लोहा के कांटी। उसको कॉपर सल्फेट के विलयन है, मतलब कॉपर सल्फेट के विलयन के मतलब पानी के साथ वो लिक्विड अवस्था में है, उसमें जब हम डाल देते हैं तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। यहाँ पूछा गया है कि विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, यहाँ प्रश्न यही है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब भी कॉपर सल्फेट में लोहा को कील डालते हैं तो इसमें अभिक्रियाएं होती हैं। कोई भी रिएक्शन जो होता है उसमें अभिक्रिया होती है, उसमें समीकरण बनते हैं। आपके बुक में दी गई है, कहाँ पर कंसेप्ट को पढ़ना है मैं बता दूंगा। तो लोहा के कील, लोहा का संकेत Fe होता है और कॉपर सल्फेट, कॉपर के साथ में सल्फेट भी है। तो जब उसके साथ जब मिलाया जाता है तो एक अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया के चलते वो क्या करता है कि एक दूसरे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटा देता है, इसलिए उसका रंग वो चेंज कर देता है, बदल देता है। तो इसी तरह से यह सजाया गया है कि लोहा तांबे कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील। ध्यान दीजिएगा, लोहा तांबे कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है। लोहा जो है बहुत अधिक अभिक्रियाशील होता है। जैसे कि आप लोहा को किसी नमी की अवस्था में रख दीजिए तो उसमें जंग लगना चालू हो जाएगा, लेकिन तांबा इतना जल्दी नहीं लगता है, तांबा में जंग इतना जल्दी नहीं लगता है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि लोहा जो है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु में आता है, तांबा कम आता है। इसलिए लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन से तांबे को विस्थापित कर देता है। इसके चलते जो लोहा है वो विलयन में से तांबा को अलग कर देता है, क्योंकि अभिक्रिया सबसे ज्यादा करने वाला कौन है, लोहा है। इसलिए उसका रंग हरा फेरस सल्फेट बनाता है और विलयन का रंग नीला हरा हो जाता है। इसीलिए उसी के कारण से जब लोहा को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो लोहा जो है तांबा से ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, वो कॉपर को विस्थापित करता है, हटाता है, जिसके चलते उसका रंग जो है चेंज हो जाता है और रंग विलयन का नीला और हरा हो जाता है। तो ये इसका कंसेप्ट है। समीकरण में जैसे लोहा Fe हो गया, कॉपर सल्फेट का सूत्र होता है CuSO4। जब इसके साथ रिएक्शन किया तो रिएक्शन करने के बाद में क्या बनाया, फेरस सल्फेट और प्लस कॉपर बनाया। फेरस सल्फेट के मतलब क्या हुआ कि लोहा के साथ में कॉपर सल्फेट जब मिलाया गया, लोहा के साथ में जब कॉपर सल्फेट मिलाया गया, कॉपर सल्फेट का सूत्र CuSO4 और प्लस में लोहा मिलाया गया तो रिएक्शन करके क्या बनाया, फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। तो यहाँ क्या किया कि Fe के साथ SO4 मिल गया और कॉपर को अलग कर दिया। अलग करने के बाद क्या हुआ, तांबा का रंग जो है चेंज हो गया और पानी का जो रंग है, विलयन का रंग जो है नीला हो गया। ठीक है, नीला रंग का हरा हो गया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है कभी कभी 2 नंबर में पूछा जाता है कि लोहा की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबा जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। सिंपल सी बात है कि लोहा जो है तांबा से अधिक अभिक्रियाशील होता है, जिसके चलते कॉपर सल्फेट के विलयन तांबे में विस्थापित कर देता है। विस्थापित के मतलब एक जगह से दूसरा जगह हटा देता है, जिसके चलते रंग हरा रंग का फेरस सल्फेट FeSO4 बनता है। इसीलिए विलयन का रंग नीला
और या नीला रंग का हरा हो जाता है, नीला रंग के हरा टाइप के हो जाता है। यही कारण है मूल। इस प्रकार से ये प्रश्न आप लोग अच्छे से समझ सकते होंगे। और इसके ये पेज की जानकारी अगर आपको लेनी होगी तो मैं आपको पेज भी बता देता हूँ, यह कहाँ पर है और किस जगह हम लोग को इसको पढ़ना है। पेज नंबर हम लोग की जानकारी 12 में इसकी जानकारी मिलेगी। पेज 12 अगर आप पेज 12 में अगर पढ़ते हैं तो ये पेज 12 में आपको जानकारी मिलेगी। पेज 12 को आप अध्ययन कीजिएगा, आपको इसकी जानकारी पूर्ण मिलेगी। ऐसा नहीं कि मैं आपको कोई अंदाज पर शिक्षा दे रहा हूँ, ऐसी कुछ बात नहीं है। आप एक एक कंसेप्ट को देखिए और कंसेप्ट के आधार पर काम कीजिए। ये एनसीईआरटी बुक है, अभी भी मैं बता रहा हूँ एनसीईआरटी बुक आपके सामने है। एनसीईआरटी बुक से मैं क्लास आपको दे रहा हूँ। एनसीईआरटी बुक खोल करके पहले अध्ययन कीजिए बारीकी से। इस बुक का अध्ययन करने के बाद ही कोई बुक का अध्ययन कीजिए तो आपके लिए लाभप्रद होगा, क्योंकि सुविधा उतना ही लेना चाहिए जितना काम हो जाए। तो इस प्रकार से ध्यान देना है। अब हम लोग चलते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्रियाकलाप 1.110 में निम्न विस्थापन अभिक्रिया के एक उदाहरण दीजिए। विस्थापन अभिक्रिया के बारे में जानते होंगे। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? विस्थापन अभिक्रिया में होता क्या है कि जब भी दो पदार्थ, दो यौगिक, कुछ भी दो चीज को या दो से अधिक को मिलाते हैं एग्जाम्पल स्वरूप, तो उसमें स्थान एक दूसरे को चेंजिंग हो जाता है। स्थान एक दूसरे ने बदल करके दूसरे के साथ मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से विस्थापन अभिक्रिया का जो रिएक्शन है वो आपको पीछे वाला क्लास में विस्थापन अभिक्रिया के बारे में जानकारी दी गई है। अब हम यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया की जानकारी देंगे। पीछे परिभाषा को आप देख लीजिएगा। एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ के रिएक्शन करने के बाद एक पदार्थ दूसरे के साथ मिलकर के नया पदार्थ का निर्माण कर लेता है, स्थान चेंज कर देता है और पदार्थ का अवस्था गुण भी बदल जाता है। उदाहरण पर आपके अलग भी उदाहरण हो सकते हैं, ऐसा कोई नहीं कि यही उदाहरण होगा। उदाहरण आप बहुत सारा ले सकते हैं विस्थापन अभिक्रिया में। तो यहां पर देखिए दिया गया है कि BaCl2 जलीय विलयन है। AQ का संकेत मैं बताया था, बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ध्यान से सुनिए। AQ के मतलब हो गया जलीय विलयन, पानी के साथ लिक्विड अवस्था में है। AQ के मतलब जलीय विलयन, पानी की अवस्था में है। जब ये दोनों को मिलाया गया तो देखिए यहाँ पर BaSO4, यह ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर Ba है Cl2 के साथ, लेकिन यहाँ पे Ba क्या देख रहे हैं? Ba हम देख रहे हैं कि SO4 के साथ सट गया, यहाँ से निकल करके इसमें साथ Ba के साथ में SO4 सट गया और क्लोरीन जो है सोडियम के साथ आ गया। यहाँ पे सोडियम है, यहाँ क्लोरीन के साथ आ गया। तो क्या हुआ? एक दूसरे के साथ स्थान का चेंजिंग किया। जैसे आप चेंजिंग के मतलब समझ सकते होंगे। BaCl2 को मिला दिया गया है Na2SO4 के साथ। जब ये रिएक्शन में आया तो क्या हो गया? मैं बताया कि BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस बना दिया सोडियम क्लोराइड NaCl। संतुलित नहीं है, बैलेंस कर देंगे। बैलेंस हो गया, 2 लगा देंगे। बैलेंस करने का मतलब ये होता है कि जो तत्व है लिखा हुआ उसकी परमाणु संख्या दोनों साइड समान होनी चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ हम देख रहे हैं कि क्या हुआ स्थिति। इसमें स्थिति हुआ कि देखिए Ba यहाँ पर आ गया और यहाँ से SO4 आ गया और यहाँ से क्या हुआ? Cl2 यहाँ पर आ गया और Na2 यहाँ पर आ गया। तो इस प्रकार से एक दूसरा से अदला बदली कर गया। तो जब भी अदला बदली कर लेगा एक दूसरे के साथ तो उसको हम लोग विस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण देते हैं। अब विस्थापन अभिक्रिया होगा। विस्थापन अभिक्रिया में आपको उदाहरण मैं दे देता हूँ पेज नंबर, और अधिक जानकारी के लिए विस्थापन अभिक्रिया पेज नंबर, आप विस्थापन अभिक्रिया को जानना चाहते हैं तो पेज नंबर आप पढ़ लीजिएगा। 13 पेज को अच्छे से पढ़िएगा, 13 नंबर पेज को अध्ययन कीजिएगा। आपको विस्थापन अभिक्रिया के बहुत अधिक जानकारी आपको मिलेगा और परिभाषा भी मिलेगा। तो इसलिए उदाहरण आपको अलग भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। तो ये आपका सोडियम सल्फेट हो गया, बेरियम क्लोराइड हो गया और बेरियम सल्फेट हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया। इस प्रकार से ये रिएक्शन विस्थापन अभिक्रिया है। तो इसमें द्विविस्थापन कहलाया है। द्विविस्थापन के मतलब क्या होता है? द्विविस्थापन के मतलब होता है कि दो जगह से स्थान का अदला बदली होगा। दो जगह से द्विविस्थापन अभिक्रिया है क्योंकि दोनों यौगिक अपने अपने आयनों का अदला बदला किया है या आदान प्रदान किया है। जैसा कि पुनः समझा देना चाहता हूं, Ba मिलकर के SO4 के साथ सट गया और क्लोरीन मिलकर के सोडियम के साथ सट गया। तो दोनों में से अलग अलग यौगिक निकल करके एक दूसरा के साथ सटा है, दोनों में से सटा है, अभिकारक और उत्पाद। इसलिए
इसको हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया के नाम दे। द्वि मतलब हो गया दो, विस्थापन के मतलब स्थान को अदला बदली से जो बना वो द्विविस्थापन अभिक्रिया हुआ। ठीक है, 13 नंबर पेज में अध्ययन कर सकते हैं एनसीईआरटी बुक को अच्छे संग से। अब इसके बाद हम चलते हैं, निम्न अभिक्रिया में उपचयित तथा अपचयित पदार्थ की पहचान कीजिए। ये क्या चीज है, इसको समझना होगा। उपचयित अपचयित के बारे में पीछे क्लास में वीडियो में बनाया था। उपचयित क्या होता है, अपचयित क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे। ऑक्सीजन को जोड़ना हाइड्रोजन का ह्रास, और हाइड्रोजन को जोड़ना ऑक्सीजन का ह्रास। दो बात मैं बताना चाहूंगा, ऑक्सीजन का जुटना, हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन को जुटना, ऑक्सीजन का निकलना। पहला अवस्था, दूसरा अवस्था, उपचयित और अपचयित। उपचयित में क्या हुआ, ऑक्सीजन को जुट गया और ऑक्सीजन जुटेगा और हाइड्रोजन हटेगा, हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रोजन हटेगा। दूसरा में होता है कि हाइड्रोजन जुटेगा, ऑक्सीजन हटेगा। तो यहाँ पर आपको सबसे मुख्य चीज समझना यह है कि यहाँ पे सोडियम है, 4Na है, एस के मतलब होता है सॉलिड अवस्था में, O2 गैस है, गैस अवस्था में है, ऑक्सीजन गैस है। जब रिएक्शन किया मिला तो सोडियम Na2O बन गया, मतलब सोडियम ऑक्साइड बना दिया। यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड बना दिया तो यहाँ पे भी ठोस अवस्था बना। ठीक है, ठोस अवस्था के मतलब कि सोडियम के ऊपर हवा जो है लग गया, या सोडियम के ऊपर Na2 के ऊपर में O के साथ में ज्वाइंट हो गया, तो इस ठोस अवस्था हुआ। तो इसमें क्या देख रहे हैं, उपचयित पदार्थ Na हुआ, उपचयित पदार्थ Na हुआ। Na में हुआ क्या कि Na में हम लोग ऑक्सीजन जुटे हैं, Na में सोडियम में ऑक्सीजन जुट गया, क्योंकि यहाँ पर सोडियम के साथ ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन इसके साथ रिएक्शन हुआ तो यहाँ पे जुट गया। सोडियम ऑक्सीजन से जुड़ती हैं, आपको एकदम सरल भाषा समझाया गया। इसके बाद अपचयित में क्या हुआ कि O2 ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। O2 क्या है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, तो ये अपचयित हो गया। ये क्या हुआ, इसके साथ मिलकर के आपका तत्व बना गया, यौगिक बना दिया Na2O, मतलब सोडियम ऑक्साइड बनाया, भी ठोस अवस्था में। तो आपसे इसमें पूछा गया है कि उपचयित कौन हुआ, इसमें उपचयित अपचयित। तो उपचयित में आपका आ जाएगा सोडियम और अपचयित में आ जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन गैस अपचयित में आ जाएगा और उपचयित में आ जाएगा सोडियम। सोडियम में मिला है ऑक्सीजन और किसने मिला है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है अपचयित हुआ है। तो इस प्रकार से ये आपका पहला का जवाब हो गया उपचयित और अपचयित से। इसका पहले क्लास में वीडियो में दिया हूं, आप समझ सकते होंगे कि ऑक्सीजन का जुटना, हाइड्रोजन का हटना, और हाइड्रोजन को जुटना और ऑक्सीजन का हटना, ये दोनों रिएक्शन आपको उपचयित और अपचयित का है। ये उपचयित हो गया, ये अपचयित हो गया। इस प्रकार से आप समझ सकते होंगे कि कहीं हाइड्रोजन भी हटेगा तो आपको बोलना पड़ेगा उपचयित, कहीं ऑक्सीजन भी हटेगा तो बोलना पड़ेगा, दोनों रिएक्शन उसमें होता है। इसीलिए इसको रेडॉक्स अभिक्रिया भी बोला जाता है। आपको रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा दी गई है। इसके बाद आते हैं कॉपर ऑक्साइड, ठोस अवस्था होता है हाइड्रोजन गैस अवस्था में। जब इसमें कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस को मिलाएगा तो कॉपर अलग हो गया, ध्यान दीजिएगा, कॉपर यहाँ पर अलग हो गया, और ऑक्सीजन जल के साथ, मतलब हाइड्रोजन के साथ मिलकर के जल बनाया, इसलिए एल लिखा गया है। भौतिक अवस्था लिक्विड अवस्था। तो देखिए उपचयित मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन यहाँ पर लिखा गया, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़कर जल बनाता है, तो उपचयित हो गया। यहाँ हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुट गया, ऑक्सीजन जुट गया तो उपचयित हो गया। और अपचयित में क्या होगा कि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का हटना तांबा बनाता है। तांबा बनाया कॉपर तांबा का होता है संकेत, क्यूप्रम से बना है, लैटिन भाषा क्यूप्रम होता है। तो जिसमें से निकल गया ऑक्सीजन वो अपचयित हो गया, जिसमें जाकर जुट गया उपचयित हो गया। तो यहाँ किस में जुटा है, हाइड्रोजन में जुटा है, तो हाइड्रोजन उपचयित हो गया। और किस में से हटा है ऑक्सीजन, तो कॉपर ऑक्साइड में से हटा है, इसलिए कॉपर ऑक्साइड अपचयित हो गया। तो ये आपके पेज का जानकारी, मैंने 15 पेज का जानकारी आपको नॉलेज में दिया। पेज 15 का क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में पूछा भी है, ये पूछ भी देता है। इसे ये नहीं समझना है कि कौन पूछेगा कौन नहीं पूछेगा, आप बेस को, कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, आपका पूरी क्वेश्चन परीक्षा के अंदर में एक एक लाइन पकड़ में आ जाएगा, इसमें तनिक संदेह नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, और बाकी अध्ययन आप बुक को कीजिए। मैं बार बार कहूँगा बुक का अध्ययन कीजिए, बुक का अध्ययन करने से आपको बहुत नॉलेज जानकारी मिलेगी और आप हमेशा आगे आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। ये नंबर हो गया, ये नंबर हो गया, ये तीनों क्वेश्चन आपके बीच हो गया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक क्या है उस पर ध्यान देते हैं। इसके बाद हम लोग का आएगा अभ्यास। अभ्यास में आपके बीच ये क्वेश्चन आएगा,
जैसा कि मैं बुक दिखा देना चाहता हूँ, यही बुक आपके बीच है, इसी बुक से हम लोग क्लास ले रहे हैं। एनसीईआरटी बुक आपके पास ध्यान देने की चीज, समझने की चीज है। इसमें आपको दिया गया है प्रश्न में कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है, इसको गलत काटा गया है, इसमें गलत काटा गया है। इसमें ऑप्शन दिया गया है शीशा अपचयित हो रहा है, शीशा अपचयित हो रहा है। इसके बाद में दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। इसके बाद में कार्बन उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। ऑप्शन नीचे दिया गया है ए एवं बी, ए एवं सी, ए बी सी, आपके बीच यहां पर दिया गया है 4 ऑप्शन ए और बी। मतलब इसमें बताना है कि ए सही है कि बी सही है। असत्य कथन को बताना है। असत्य कथन आपके बीच दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यहां पर क्या है पीबीओ और यहां पे कॉपर, मतलब लेड ऑक्साइड, पीबीओ का मतलब होता है लेड ऑक्साइड, शीशा का संकेत होता है पीबीओ के मतलब ऑक्सीजन, ठीक है। तो लेड ऑक्साइड में कॉपर को मिलाया गया तो देखिए पीबीओ से ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन हट गया और वो जुट करके इसमें चला गया कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यहां ध्यान देना है कि बताया गया अभी कि ऑक्सीजन का जुटना, हाइड्रोजन का हटना, ठीक है, ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुटना, दोनों अभिक्रिया उपचयित अपचयित में आती है, इसलिए दोनों को मिलाकर के रेडॉक्स बोलते हैं, रेडॉक्स, ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से ये चीज समझ में अगर आ रही है तो ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आएगा कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें कौन सा कथन असत्य है तो ध्यान दीजिएगा, शीशा अपचयित हो रहा, शीशा अपचयित हो, ऑक्सीजन हट रहा है इसमें से, शीशा अपचयित हो रहा, ठीक है। इसके बाद दिया गया है बी नंबर में कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, इसमें क्या कथन दिया गया है, कथन असत्य है। इसके बाद ऑप्शन दिया ए और सी, ए में दिया है शीशा अपचयित हो रहा है और सी में दिया गया है कार्बन उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, यहाँ पर कार्बन में ऑक्सीजन जुट रहा है, उपचयित हो रही है। इसके बाद डी नंबर दिया ए बी सी, इसमें तीनों गलत है, इसमें सभी लिखा है। तो इसमें असत्य कथन को प्रमाण देना है कि कौन सा कथन असत्य हुआ। तो इसमें असत्य कथन क्या हुआ कि पीबीओ में से ऑक्सीजन हटा, पीबीओ में जब भी हम लेड ऑक्साइड में कार्बन को मिलाए तो पीबी अलग हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड जुट गया, मतलब कार्बन में ऑक्सीजन क्या हो गया, जुट गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो हो जाएगा असत्य के रूप में, शीशा अपचयित हो रहा, शीशा अपचयित कह रहा है, शीशा अपचयित हो रहा है। तो इस प्रकार से शीशा अपचयित हो रहा है और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। ये दोनों कथन जो है, ए नंबर कथन जो है हमारे बीच, इसका आंसर गलत है। असत्य कथन में अभिक्रिया के संबंध में कथन जो है गलत है। इस प्रकार से इसका आंसर जो होगा ए नंबर होगा। ए नंबर शीशा अपचयित हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। बाकी क्वेश्चन जो है कार्बन उपचयित हो रहा है, उपचयित मतलब जुटना, और लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड में से अपचयन ऑक्सीजन हट रहा है, बाकी से सभी नहीं लेंगे। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट है, किसके अनुसार से, उपचयन अपचयन की परिभाषा के आधार पर, ठीक है। इसको पेज नंबर जानना चाहते हैं, इसकी भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको कहाँ मिलेगा उपचयन और अपचयन, मैं बता देना चाहता हूँ। पेज नंबर 13 अध्ययन कीजिएगा, पेज 13 को आप अध्ययन कीजिएगा अच्छे ढंग से, 13 पेज को एनसीईआरटी बुक का अध्ययन कीजिएगा, आपकी इसकी नॉलेज मिलेगी। मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ, आप अध्ययन कीजिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि किसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। यह ऑब्जेक्टिव 1 नंबर हुआ। अब इसके बाद हम लोग आते हैं इस पर, यह क्वेश्चन आपके बीच में एक अभिक्रिया दिया हुआ है, समझ सकते हैं। Fe2O3 प्लस Al2O3 प्लस Fe, इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब जानेंगे तभी कुछ समझ पाएंगे। ये क्या है, Fe2O3 क्या है, Al क्या है, Al2O3 क्या है और Fe क्या है। तो देखिए सबसे पहले चीज होता है तत्वों की संकेत की जानकारी लेना। यदि तत्वों की संकेत की जानकारी आपके पास में है तो आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। Fe जो है संकेत किसका होता है, लोहा का होता है। O किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है। Al किसका होता है, एल्युमिनियम का होता है। तो इस प्रकार से समझिए कि यहाँ पे ये एक यौगिक है, लोहा के साथ ऑक्सीजन है, लोहा के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन किया है, इसमें तांबा को मिला दिया गया, लोहा के साथ में ऑक्सीजन, इसके साथ तांबा मिला दिया गया, Fe2O3, और इसके अंदर में
एल्युमिनियम को मिला दिया गया, ये दो तो लगाए गए हैं संतुलित करने के लिए, बैलेंस किया गया है। इसके बाद में एल्युमिनियम Al2O3 और इसके बाद में प्लस बनाया है 2Fe। तो देखिए यहां पर क्या देख रहे हैं हम, ये एक अलग है, ये अकेला है, ये अलग है, ये अलग है। अब देखिए यहां नजर डालना है कि यहां से जब रिएक्शन किए तो एल्युमिनियम में सट गया क्या, एल्युमिनियम में आ गया ऑक्सीजन, मतलब O आ गया, इसके साथ एल्युमिनियम के साथ O आ गया, O3 आ गया और लोहा अलग हो गया। तो क्या देख रहे हैं, इससे क्या देख रहे हैं, स्थान का बदलाव हो गया, स्थान बदल चुका। तो जब भी स्थान बदलेगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसमें द्विविस्थापन नहीं बोल सकते क्योंकि दो जगह स्थान नहीं बदला है, इसमें से एक जगह से हट करके दूसरे के साथ सट गया, एक अलग चला गया। तो इस तरह से जो भी समीकरण आपके बीच बनेगा, इसमें दोनों का स्थान चेंजिंग नहीं है, एक के साथ एक मिलाया और एक हट करके अकेला हो गया। जैसा कि यहाँ पर लोहा अकेला हो गया, देखिए यहाँ पर लोहा अकेला हो गया है, लोहा अकेला हो गया, लेकिन एल्युमिनियम के साथ O3 जुट गया। तो इस प्रकार से ये स्थान बदला, तो स्थान बदलने को हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो अर्थ होगा वो विस्थापन अभिक्रिया होगा। विस्थापन अभिक्रिया आपके बीच में डी नंबर दिया गया है, विस्थापन अभिक्रिया की जानकारी हम दिए हैं। और विस्थापन अभिक्रिया को पेज नंबर किससे अध्ययन करेंगे तो आपकी जानकारी मिलेगी। अगर आप इसको विस्थापन अभिक्रिया को अच्छे से समझना चाहते हैं तो 11 नंबर पेज को आप अध्ययन कीजिएगा, पेज नंबर 11 को अध्ययन कीजिएगा, आपकी विस्थापन अभिक्रिया की पूरी जानकारी मिलेगी। या पीछे वाला वीडियो को आप अच्छे ढंग से देख सकते हैं और आप अच्छे ढंग से देख करके समझ सकते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया में होता क्या है और कैसे विस्थापन अभिक्रिया होती है। तो यहां पर क्या दिया गया है आप ये समझ गए, लोहा के साथ में जब भी एल्युमिनियम को मिलाएगा, लोहा ही नहीं है, ऑक्सीजन के साथ ही संपर्क किया है, Fe2O3 यौगिक रूप में है, जब एल्युमिनियम के साथ संकेत किया मतलब मिलाया तो यहाँ पर अलग हो गया एल्युमिनियम के साथ में ऑक्सीजन और लोहा जो है अलग चला गया। तो इस प्रकार से ऐसे अभिक्रियाओं को हम लोग स्थान बदलता है, केवल दो स्थान को नहीं चेंजिंग किया है, दो तत्व यौगिक को एक दूसरे के साथ नहीं जुटा है, तो ये हमारा विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण होगा। ये जितनी अभिक्रियाएं हैं इसमें पीछे की और अभिक्रियाओं को मैंने दिया हूं और पीछे इसकी जानकारी को मैं लिखा हूं, एनसीईआरटी बुक को आप अध्ययन कर लेंगे। अध्ययन करने के बाद आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी, विस्थापन अभिक्रिया में होता क्या है और किस प्रकार विस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैं जानकारी दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, अगला क्वेश्चन होगा कि लोह चूर्ण वाला क्वेश्चन है। लोह चूर्ण का क्वेश्चन देखिएगा, लौह चूर्ण के मतलब क्या हुआ, जब भी लौह चूर्ण पर दिया गया है लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लाइए। इसका कहना यही है कि लोहा के चूर्ण है, लोहा के चूर्ण के मतलब होता है लोहा के काटने के बाद उसका कुछ छोटा छोटा कण गिरता है, लोहा के चूर्ण हो गया। यह छोटा छोटा लोहा के चूर्ण काटने के बाद कभी भी लोहा के एक ब्लेड आता है, लोहा के ब्लेड उसी से वो इस्पात के बना होता है, उससे काटने पर लोहा जो है कट करके छोटा छोटा कंकड़ की तरह एकदम बालू की तरह, बालू से भी छोटा गिरता है, उसको लोहा का चूर्ण कहेंगे। जब उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl को मिला देते हैं तो क्या होता है, तो याद रखिएगा कंसेप्ट है, पीछे हम पढ़ कर आए हैं कि जब भी धातु के साथ, अक्सर धातु के साथ जब भी हाइड्रोक्लोरिक अम्लों को मिलाते हैं तो उससे जो अभिक्रियाएं होती हैं उसमें हाइड्रोजन अभिक्रिया मतलब हाइड्रोजन गैस निकलता है। धातु के साथ में जब भी अम्ल को मिलाया जाएगा तो उसमें हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो देखिए हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड मतलब हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड तैयार होकर कब लोहा के चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनाएगा। यह ऑप्शन आपका नंबर ए होगा, क्योंकि जब भी धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो उसके साथ हाइड्रोजन गैस निकलता है और जो तत्व है वो आपको दूसरे के साथ अभिक्रिया कर लेता है और निकल जाता है। इसकी जानकारी के लिए मैं आपको पेज ले चलूंगा ताकि आपके साथ ये जानकारी हो जाए, अम्ल के साथ अभिक्रिया के साथ क्या होता है ये जरूरी है जानना। जानने के बाद ही हम लोग कुछ आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। अम्ल के साथ अभिक्रिया बताया गया हो कि अम्ल के साथ अभिक्रिया में क्या होता है। अम्ल के साथ अभिक्रिया जब करता है तो उस पदार्थ में क्या गुण होती है,
ये आपको जानकारी होनी चाहिए। ये ऐसे आपके बुक में इसका तो कंसेप्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि यदि ध्यान देना है आगे जब अम्ल में जाएंगे ना, अम्ल पाठ जब इसके बाद वाला केमिस्ट्री का पाठ है अम्ल क्षार लवण, इसलिए मैं पेज आपको नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि पेज आपके बीच रहता है तो मैं दिखा देता, पेज से अध्ययन कर लेते और अच्छे ढंग से आपको जानकारी मिल जाता। तो ये ध्यान रखना है कि कभी भी धातु के साथ अम्ल जब अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो यहाँ पर तो लोहा के चूर्ण है, उसके साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाए तो यहाँ पर क्या बनाया, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बना करके आपको तैयार किया। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए ये आपका, इसकी जानकारी अगर ज़्यादा लेना होगा तो नेक्स्ट वाले पार्ट जो होगा इसका केमिस्ट्री को, उसमें बहुत अच्छी जानकारी इसको मिलेगी, क्योंकि उसमें अम्ल क्षार लवण से पूरी अभिक्रिया को ही दिया गया है कंसेप्ट में। तो उसके बाद अध्ययन कराएंगे आपको, तो देखिएगा। अब इसके बाद है 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग के बीच है बुक्की का अध्ययन कर रहे हैं, बुक्की से आपको देखना होगा। 4 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है किताब के अंदर में कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। यह प्रश्न करता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, आखिर संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और संतुलित रासायनिक समीकरण को आखिर संतुलित क्यों किया जाता है, इस पर ध्यान देना है। तो इस पर ध्यान देना है हमको मूल रूप से कि क्यों संतुलित किया जाता है। तो देखिए एक नियम होता है, नियम के मतलब पहले भी मैं बताया हूं कि कुछ तौर तरीका होता है, उसको जानना जरूरी है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ये जानना है। तो देखिए पढ़े हैं पीछे क्लास में, इसके पहले वाले क्लास में पढ़ाया गया है कि बैलेंस करने का मतलब होता है कि अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या तत्वों के परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए किया जाता है। नहीं तो वो पक्ष को बराबर नहीं किया जाएगा तो कंकाली समीकरण कहलाएगा। कंकाली समीकरण उसको बोला जाता है जब तत्वों की परमाणु संख्या बराबर नहीं होती है। बैलेंस किया जाता है परमाणु की संख्या को बराबर करने के लिए किया जाता है संतुलित। संतुलित रासायनिक समीकरण वह रासायनिक समीकरण है जिसमें अभिकारकों और उत्पादों के प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या दोनों पक्षों में समान होती है। उदाहरण जैसे कि हाइड्रोजन, यहाँ पर देख सकते हैं H2 लिखा गया O2, तो H2 यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे जैसे कि आप समझ सकते हैं, अगर ऐसे हम लिख दें H2 प्लस O2 लिख दें और यहाँ पे हम जल बना दें, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पर सिंगल है, तो ये कंकाली कहलाएगा। इसलिए यहाँ पर अगर हम 2 लगाते हैं तो 2 दूनी का 4 हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ पे भी लगाएंगे तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया और 2 ऑक्सीजन हो गया। तो 2 के साथ 2 को गुना करेंगे तो 2 हो गया और 2 दूनी का 4 हाइड्रोजन। तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण इसलिए किया जाता है कि अभिकारक तीर के बाएं और तीर के दाहिने जो भी तत्व है उसकी परमाणु संख्या समान हो जाए, इसलिए संतुलित किया जाता है। दूसरी चीज, हाइड्रोजन के 4 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु दोनों ओर समान है, इसलिए संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। और क्यों आवश्यक है, इसके बहुत सारे लॉजिक हैं, समझना जरूरी है। पहला है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए। द्रव्यमान संरक्षण के मतलब हो गया कि यहाँ पर हाइड्रोजन के द्रव्यमान निकालेंगे और ऑक्सीजन का द्रव्यमान निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और इधर पूरा निकालेंगे तो बराबर होना चाहिए। अगर ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान निकालते हैं तो दोनों के मान जितना आएगा उतना होना चाहिए 2H2O का मान। एक रूल यह है, 9th क्लास में केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है द्रव्यमान संरक्षण के नियम, ठीक है। पहला चीज ध्यान रखिएगा, 9th क्लास में यह चीज मिलेगा, 9th क्लास के जानकारी मिलेगा, 9th क्लास में यह चीज मिलेगा, द्रव्यमान संरक्षण के नियम, ठीक है।
इसके बाद अभिक्रिया में किसी भी तत्व के परमाणु न तो उत्पन्न होते हैं और न ही नष्ट होते हैं। नियम होता है कि जब भी कोई तत्व एक दूसरे के साथ मिलता है तो ना तो उसका विनाश होता है और ना उत्पन्न होता है, इसलिए बराबर करना होता है। अभिकारकों और उत्पादों में प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान दिखाने के लिए किया जाता है और रासायनिक अभिक्रिया सही और वैज्ञानिक रूप से प्रदर्शित करने के लिए भी किया जाता है। एक प्रकार से 4 पॉइंट आपको इसमें सजाया गया है, ये जरूरी होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करने के लिए संतुलित करते हैं, या तत्व के परमाणु न तो उत्पन्न होते और न ही नष्ट होते हैं इसलिए बराबर करते हैं, और एक प्रकार से वैज्ञानिक तौर तरीका के अनुसार से इसको प्रदर्शित करते हैं, और इसके बाद नहीं समझते अभिकारक और उत्पाद के परमाणु की संख्या समान करने के लिए करते हैं। 4 पॉइंट है। अगर इस क्वेश्चन में आ जाए तो 1 पॉइंट भी आप लिखेंगे तो चलेगा। लिख सकते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए जरूरी है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन हो सके। द्रव्यमान संरक्षण के नियम क्या है कि जितना हम मिलाया उतना ही तैयार होके होना चाहिए। जैसे 1 किलो चीनी मिलाया, 5 किलो जल मिलाया तो 6 किलो होना चाहिए, ओजन में 6 किलो होना चाहिए। तो जो तैयार होगा वो भी 6 किलो होना चाहिए। उसको पालन करने के लिए हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण बनाते हैं। इसीलिए संतुलित रासायनिक समीकरण को एक वैज्ञानिक तरीका से भी देखने के लिए किया जाता है, एक तत्वों के परमाणु संख्या बराबर करने के लिए किया जाता है, और अभिकारक और तत्व के परमाणु संख्या उत्पन्न नहीं होते ना नष्ट होते इसलिए उसको बराबर करने के लिए भी किया जाता है। तो ये आपके बीच 4 पॉइंट से आप समझ सकते हैं कि संतुलित करने का मतलब क्या होता है, संतुलित करने का मतलब क्या होता है। इसके बाद जो भी इसके पाठ की जानकारी होगी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। इसके बाद ये चैप्टर लास्ट हो जाएगा और ये लास्ट चैप्टर एक दिन समाप्त हो जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, नमस्कार।